बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे पास टॉपिक है रिमानियन स्पेस। रिमानियन स्पेस जो होता है एक ज्योमेट्री का कंसेप्ट है जिसके अंदर हम डिफरेंट फंडामेंटल के जी आई जेस हैं जो मैट्रिक्स हैं उनको ओबे करते हैं, उनकी कंडीशंस को ओबे करते हैं। इस स्पेस आर एन जो एक्साइज सिस्टम से मिलके बनती है विद फंडामेंटल फॉर्म या फंडामेंटल मीट्रिक या रिमानियन मीट्रिक जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स ए वेयर जी इज जी आई जे बी ए कंडीशन फॉर अ मीट्रिक। अब ये जो जी है जी मीट्रिक की कंडीशन को बे करता है और उसकी जो रिमानियन स्पेस की जो फॉर्म होती है वो ये होती है जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स ए। तो इसके बाद आप पास एक जीरो कर्वेचर। जीरो कर्वेचर क्या होता है? जीरो कर्वेचर के अंदर इसको हम डिस्क्राइब करने के लिए रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो रिमानियन मीट्रिक जो कि आई जे जिसको हम ओबे करते हैं रिमानियन स्पेस के लिए, स्पेसिफाइड इन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई इज द यूक्लिडियन मीट्रिक इफ अंडर सम permissible coordinate transformation Gij is delta Ij. Now coordinate system external is a rectangular coordinate system that contains zero since all critical samples vanish. अच्छा ये वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अगर आपके पास जीरो कर्वेचर है, मतलब जीरो कर्वेचर को यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाह रहा है रिमानियन मीट्रिक, और अब वो रिमानियन मीट्रिक के थ्रू डिस्क्राइब इसको किस तरह से कर रहे हैं? कहते हैं कि रिमानियन मीट्रिक जो होती है वो किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में है और अगर हम हमारे पास उसके लिए जो रिस्ट्रिक्शन है कि हम उसकी जो जी आई जे टिल्डा फॉर्म है उसको क्रोनिकल डेल्टा की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई फिक्स है और कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन जी आई जे फिक्स है, और अगर आपके पास न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स टिल्डा सिस्टम हो जाता है उसके लिए जो मीट्रिक है वो यही है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले जो मीट्रिक थी वो यूक्लिडियन मीट्रिक थी। तो अगर आपके पास उसका कर्वेचर जीरो है तो अब अगर उसका कर्वेचर तब जीरो होगा जब सारे क्रिस्टल सैंपल्स हैं वो जीरो हो जाएंगे। अब हमारे पास सारे ये जो जी आई जेस है, ये जो मीट्रिक, ये क्रिस्टल सैंपल, रीमान टेंसर, ये सारे हमारे पास मीट्रिक से आए हैं ना, मीट्रिक टेंसर जी आई जे से निकले हैं और ये जी आई जे से मिलके ये हमने क्रिस्टल सैंपल निकाला। तो अगर क्रिस्टल सैंपल इन जी आई जेस के रिस्पेक्ट से जीरो हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि हमारा कर्वेचर जीरो है। लेकिन रीमान कर्वेचर जो होता है वो इनवेरिएंट होता है, मतलब कि सो दैट द k is zero in the original coordinate system x i as well. तो लेकिन जो रीमानियन कर्वेचर है वो क्या होता है? इनवेरिएंट होता है। मतलब अगर आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जीरो है तो आपके पास आर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो है वो जीरो होगा। अगर आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर उसकी कोई वैल्यू है तो आपके पास ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यू को हम ओबे करते हैं। उसके लिए एक थ्योरम है कि जो रीमानियन मीट्रिक है वो यूक्लिडियन मीट्रिक है अगर रीमानियन कर्वेचर जीरो हो सारे पांचों। आप जी आई जे यूक्लिडियन मीट्रिक तब होगी इफ एंड ओनली की कंडीशन के साथ अगर रीमानियन कर्वेचर जीरो आता है। अगर के जीरो है तो रीमानियन मीट्रिक जी आई जे जो है वो यूक्लिडियन मीट्रिक है। आप इसके प्रूफ के लिए नेसेसिटी पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट अगर मीट्रिक यूक्लिडियन है तो इसका मतलब के जीरो है इफ एंड ओनली की कंडीशन है। तो और अगर के जीरो है तो मीट्रिक जो है वो यूक्लिडियन है। इसको प्रूव करेंगे, फर्स्ट पार्ट लेंगे कि मीट्रिक अगर यूक्लिडियन है तो कर्वेचर जीरो होगा। हम पहले पार्ट को लेंगे देयर एग्जिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन एक्स आई सिस्टम। अब जब भी हम मीट्रिक को डिस्क्राइब करते हैं दो सिस्टम्स लेते हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमने पहला ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया एक्स आई सिस्टम और दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन ली सिस्टम के लिए एक रेक्टेंगुलर सिस्टम और एक एक्स टिल्डा आई सिस्टम। उसके सारे हमने देखा इससे ऊपर कि जब हम दो सिस्टम्स लेते हैं तो उसके लिए जो क्रिस्टल सैंपल है वो वैनिश हो जाए तो आपके पास के जीरो हो जाता है। अगर एक्स टिल्डा सिस्टम में सारे क्रिस्टल सैंपल जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको कह रहे हैं हम सारे जीरो हो जाएंगे तो के जीरो हो जाएगा। और अभी हमने देखा कि अगर आपके पास एक सिस्टम के अंदर जो कर्वेचर होता है वो अगर इनवेरिएंट होता है तो वो ओरिजिनल आपके पास कर्वेचर जो है वो इनवेरिएंट होता है। तो अगर आपके पास के डेल्टा जीरो है तो उसका मतलब है कि के भी जीरो होता है। एक बार तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर मीट्रिक यूक्लिडियन है ना, मतलब आप एक्स आई और एक्स आई सिस्टम लेकर चले, दो पॉइंट्स इंडिपेंडेंट पॉइंट लेकर चले, आपस का कर्वेचर जीरो हो गया है। अब हम प्रूव करेंगे कि अगर के जीरो है तो मीट्रिक यूक्लिडियन है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम उसी तरह से सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बिटवीन एक्स आई एंड एक्स आई सिस्टम के लिए दो सिस्टम लेंगे। सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नाउ कंसीडर जी इज इक्वल टू जे ट्रांसपोज जे। अब हमने जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ली एक्स आई और एक्स आई सिस्टम के लिए उसके लिए जी डिफाइन किया। वो क्या डिफाइन किया? जे ट्रांसपोज जे।
अब ये जो जे ट्रांसपोज जे है, इसका यहाँ पे क्या मतलब है, देखिए किस तरह से इन टर्म्स को लिखा है। जब उसने जे का ट्रांसपोज लिया और जे के साथ ही, मतलब अगर वो के जे टर्म ले रहा है, जे को के और जे कह रहे हैं, मतलब वो एक्सआई सिस्टम के अंदर रहेंगे, और ये जे का ट्रांसपोज ले लेते हैं, मतलब वो के और जे का ट्रांसपोज लेते हैं, तो आपको उसके पास के और आई आता है, उसके लिए ये फॉर्म होती है। और उसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन रहा है, देखिए गैमा आई जीरो के नमी है, तो गैमा आई जी की फॉर्म बनती है, और इसके गैमा आई जी के लिए हमारे पास वेजिटेबल सैंपल हमने ड्राइव किया था, पार्शियल्स के एक्सट्रा हमने ड्राइव करके रखा था, वहाँ से जाकर देखिए इस टर्म की इक्वल इस तरह से होता है। अब ये जो गैमा आई जे के फॉर्म है, इसके टिल्ट और नॉन टिल्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर रिप्लेस करती है, आपका जो गैमा, अगर गैमा आई जे के जीरो है तो टिल्ट गैमा आई जे के भी क्या होगा, जीरो होगा। आपके पास ये टर्म्स आ चुकी है, पार्शियल स्क्वायर एक्स आई, पार्शियल एक्स आई। अब आपके पास सिर्फ ये टर्म्स बाकी बची है, कौन सी टर्म आपके पास सिर्फ बाकी बची है, ये टर्म्स कहते हैं ये जीरो हो जाते हैं। अब ये टर्म गैमा आई जे के ऊपर है, पार्शियल स्क्वायर एक्स आई, पार्शियल एक्स ए, पार्शियल एक्स टिल्डा के, और ये टर्म पार्शियल एक्स टिल्डा है, पार्शियल एक्स के इधर ही आपके पास एक्स आ, और ये वाली गैमा आई जे के यहाँ पे ये टर्म्स इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, हमने इन टर्म्स को सेपरेट आउट कर लिया। सेपरेट आउट करने के बाद हम देखेंगे कि जो डब्ल्यू है वो एक्स इंटायर सिस्टम की इक्वल है, हमने इसको लेट कर लिया, इसकी जगह हम डब्ल्यू लिख दिए, और जो पार्शियल पूरा पार्शियल एक्स इंटायर है, पार्शियल एक्स आ, इसको यू लिखते हैं। तो अब आप इसको रीड क्या करेंगे, पार्शियल डब्ल्यू, इसकी जगह पार्शियल डब्ल्यू लिखा, और इस पूरी की जगह हम लिखा कि पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल एक्स आई यू आई के इक्वल है। और इस टर्म से हमने एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करा ली है, जो कि हमने बताना था उसको कि हमने सफिशिएंसी कंडीशन के साथ के मीट्रिक जो है यूक्लिडियन आती है, और सारे प्रोसेस के लिए हमने यूक्लिडियन मीट्रिक लाने के लिए कर सकते हैं। अब फ्लैट के मानियन स्पेस क्या होती है, अगर आपका स्पेस जो है वो फ्लैट हो तो उसका कर्वेचर जो है वो जीरो आता है। ये एक स्टेटमेंट है, ये खुद से नहीं कहा, अगर आपका स्पेस फ्लैट हो तो उसका कर्वेचर जीरो आता है। ये बात देखिए, रीमानियन स्पेस अगर फ्लैट है तो के जीरो फॉर ऑल पॉइंट, और अगर के जीरो है तो मतलब रीमानियन स्पेस आर सारे पॉइंट के लिए क्या है, जीरो है। और अगर के जीरो है, स्पेस फ्लैट है, मीट्रिक क्या होगी, कांस्टेंट होगी सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये इक्वालो कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपके पास मीट्रिक सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कांस्टेंट होंगे तो वो मीट्रिक सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में फॉलो की जाएगी, एरिस्टोटल फैमिली में भी, डिक्की टेंसर में भी, रीमानियन टेंसर में भी। और अगर आपके पास के जीरो है, स्पेस फ्लैट है, सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में मीट्रिक कांस्टेंट है, तो आपके पास सारे सिस्टम के अंदर जी आई जे कांस्टेंट है, तो ये सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये जितने एरिस्टोटल रीमानियन ये सारे मैनेज होते हैं, मतलब ये भी कांस्टेंट होंगे। अगर के जीरो है तो जब के जीरो है तो आपके पास ये सारे आर भी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास है सिंस सी कर्वेचर इज लीनियर, तो आपके पास सी कर्वेचर भी जो है वो जीरो हो जाएगा। और इसका अगर कन्वर्स करें तो वो होल्ड नहीं करता, अगर आपके पास आर जीरो हो तो ये नहीं हो सकता, मतलब अगर आपका स्केलर जीरो है तो वो कर्वेचर इसका जीरो नहीं हो सकता, अगर कर्वेचर जीरो हो किसी रीमानियन स्पेस का तो उसका आर जीरो हो सकता है। उसके बाद आपका ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में वो क्या कह रहा है, आपके पास आर थ्री यूक्लिडियन गिवन है, हमने बताना है कि इसके जो एरिस्टोटल सैंपल्स हैं वो जीरो है। अब इसके एरिस्टोटल सैंपल को जीरो करने के लिए ये सारा कुछ आपके पास गिवन है, हम इसके एरिस्टोटल सैंपल्स को जीरो करेंगे, फिर इसका देख लेते हैं। आपको 6 सेकंड रीमानियन टेंसर आएंगे, एरिस्टोटल सैंपल्स को देख के हम रीमानियन टेंसर लिखेंगे। सबसे पहले उसने सारे एरिस्टोटल सैंपल्स देख लिए, ये रीमानियन टेंसर बनते हैं। हम कहते हैं कि सारे रीमानियन टेंसर जीरो हो जाएंगे जब आप रीमानियन टेंसर के टाइप्स लिख लेते हो। अब ये सारे जब जीरो हो गए, सारे ऑल कंपोनेंट्स ऑफ रीमानियन टेंसर इन्वॉल्व इंडेक्स 3 गोज़ टू 0। अब इस कंपोनेंट्स के अंदर 3 का इंडेक्स आ रहा है, वो कहता है सो द ओनली पॉसिबल सिर्फ एक कंपोनेंट के बारे में बचा है, और इसके लिए हम सिर्फ रीमानियन टेंसर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। रीमानियन टेंसर का फार्मूला लगाएंगे। आप रीमानियन टेंसर के लिए फार्मूला के हमने ओपन किया, ये सारी फॉर्म है, सारे एरिस्टोटल सैंपल्स की वैल्यूज को पुट करेंगे। एरिस्टोटल सैंपल्स की वैल्यूज को पुट करने के बाद आपके पास इसका जो आंसर है वो क्या आ चुका है, जीरो आ चुका है। तो अगर आपके पास रीमानियन टेंसर जीरो होगा है तो इसके पास मतलब आपके पास इसका कर्वेचर भी क्या होगा, ये जीरो होगा। हम कह देंगे कि जो मीट्रिक है वो हमारे पास यूक्लिडियन है। ये आपको नेक्स्ट अगर रीमानियन टेंसर जीरो, कर्वेचर जीरो, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इसी तरह से हमें रिप्रेजेंट करना है कि यूक्लिडियन मीट्रिक है। आपके पास x1 और x2 कंपोनेंट्स क्या है, आगे ऐसा नहीं है जो मीट्रिक है वो पोलर कॉन्फिगरेशन की है,
H1 जिसको हम R के आउट में लेते थे और H2 को थीटा के आउट में लेते थे। इसलिए जो प्रिंसिपल एग्जाम्पल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ये भी प्रिंसिपल एग्जाम्पल आते हैं। इसके लिए इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं तो आपके पास टू डायमेंशनल सिस्टम हो जाए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड 2 4 हो गया 4 - 1 3 आपका जो इसके रीमान टेंसर आएंगे वो सिर्फ एक ही आएगा। मतलब आप इस रीमान टेंसर प्रिंसिपल एग्जाम्पल्स को यूज करें, आप पास जो रीमान टेंसर की फॉर्म बनती है वो निकालें इन प्रिंसिपल एग्जाम्पल को देखिए और आपका जो एक रीमान टेंसर निकलता है वो फाइंड आउट करें। अगर कोई रीमान टेंसर 0 हो जाता है तो कहते हैं वो यूनिक हो गया। और वन को यूज किया सारे प्रिंसिपल एग्जाम्पल्स की वैल्यू पुट की, आप पास इसका आंसर जो है 0 आया। इसका मतलब कर्वेचर 0 है, अगर कर्वेचर 0 है तो मीडियन है। इसके बाद एग्जाम्पल के अंदर हमने बताया कि मीडियन है कि नहीं। उसी तरह से आपने इसके प्रिंसिपल एग्जाम्पल्स फाइंड आउट कर लेने हैं। प्रिंसिपल एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। x1 है, x3 है, आपके पास टर्म्स हैं। ऐसे प्रिंसिपल एग्जाम्पल्स इजीली जो निकलते हैं जो आपको बताई थी वो यूज करें। ठीक मैंने इससे पहले रीमान टेंसर के टॉपिक में बताई है, वहाँ से जाके रीमान टेंसर की एग्जाम्पल्स में आपको ट्रिक जो है वो मैंने बताई, वहाँ से जाके देखिए। आप इसके लिए जो रीमान टेंसर आते हैं वो सारे गिवन आते हैं। द ओनली नॉन पॉसिबल कंपोनेंट इज दिस, बाकी सारी वैल्यूज जो है वो 0 हो जाएगी। आप इसके लिए रीमान टेंसर फाइंड करें और अगर रीमान टेंसर 0 हो जाए तो जो है वो कर्वेचर 0 होगा और तो इसी तरह से ये अब आपको बस ये रीमानियन कर्वेचर कैलकुलेट करना है और उसका सोल्यूशन फाइंड करना है और आपके पास आप इससे अंदर से रीमान टेंसर फाइंड आउट करने बच्चे पहले रीमान टेंसर फाइंड आउट करने के सबसे पहले आप अपने कर्वेचर फाइंड आउट करना है, रीमानियन कर्वेचर। आपके पास रीमानियन कर्वेचर का गिवन फार्मूला होता है। आपके पास RIJ के रीमान टेंसर उनके प्रिंसिपल एग्जाम्पल्स को देख के फाइंड आउट करें कि आपके पास गामा IJ के इज 0 unless IJ implies अब आपके ये सारी टर्म्स अगर एक दूसरे के इक्वल है तो सारे के रीमान टेंसर 0 हो जाएंगे। मतलब RIJ के 0 होगा। अगर आपके पास ये टर्म 0 होगी आप यहाँ पे